हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एडवांस एक्सेल की सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप एडवांस एक्सेल के मेन टॉपिक्स और एडवांस फॉर्मूले सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में। तो क्या है डेटा वैलिडेशन, आइए चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पर। देखिए फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको डेटा वैलिडेशन का। आप यहाँ पर देखिए डेटा, ये आप देख रहे हैं ऊपर डेटा डेटा टैब में। तो ये ऑप्शन है आपका डेटा वैलिडेशन का। देखो ये ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिए तो आपके सामने ये आएगा, ये डायलॉग बॉक्स आएगा डेटा वैलिडेशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एरर अलर्ट है, इनपुट मैसेज है, सेटिंग्स हैं। अभी हमें इन सब में कोई चेंजेस नहीं करना है, हम सेटिंग से शुरुआत करेंगे। देखो सेटिंग में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको। देखो अलाउ के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे अभी हम। यहाँ भी कई सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे आहिस्ते आहिस्ते। तो पहले समझ लेते हैं आखिर डेटा वैलिडेशन होता क्या है। देखो डेटा वैलिडेशन, जो डेटा वैलिड है, जो एंट्री वैलिड है वही एंट्री पास होगी, गलत एंट्री पास नहीं होगी। तो कई जगह ऐसा होता है कि हमें बड़ा केयरफुली डेटा की एंट्री करनी होती है कि गलती से भी गलत एंट्री पास ना हो जाए। ठीक है, गलत एंट्री आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो हमें बड़ा सोच समझ के एंट्री पास करनी होती है। तो इसके बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसको आज हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल यूज के साथ करना चाह रहे हैं। आज हम परचेज सेल करना सीखेंगे। परचेज करेंगे, सेल करेंगे, यानी सामान खरीदेंगे, सामान बेचेंगे। तो परचेज सेल में क्या होता है, हम जितना परचेज करते हैं उतना ही सेल कर सकते हैं या उसके बराबर, हम ज़्यादा सेल नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलो आपके पास आपके स्टॉक में 100 कंप्यूटर हैं, मान लो कोई चीज़ 100 क्वांटिटी में है, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो सकता है। और कोई कस्टमर आपसे कहे कि भाई मुझे 95 चाहिए क्वांटिटी, आप दे सकते हैं। या वो आपसे कहे कि 99 चाहिए, आप दे सकते हैं। 100 कहे, आप दे सकते हैं। 101 ये आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये एंट्री इनवैलिड है। जब आपके पास 100 ही है तो आप 101 कहाँ से ला के दे देंगे, तो ये एंट्री गलत है, ये एंट्री पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम यही करने वाले हैं कि हमने कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना बच गया, कितने पैसे का बच गया, ये सारी बातें। और जब हम सेल कर रहे होंगे तो हम ज़्यादा बेच नहीं पाएंगे। तो पहले परचेज करते हैं, बाद में सेल करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही फ़नी सवाल पूछता हूँ मैं आप लोगों से। फ़नी सवाल क्या, मैं अपने एक्सपीरियंस से पूछ रहा हूँ। पहले परचेज़ किया जाए कि सेल किया जाए। मोस्ट ऑफ द बच्चे कहेंगे, जो सीखने वाले कहेंगे कि सर पहले परचेस करो बाद में सेल करो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं एक बार क्या हुआ था हमारी ऑफलाइन क्लास में। मैंने पूछा किसी बच्चे से कि पहले परचेस किया जाए कि सेल किया जाए, तो उसने जो मुझे जवाब दिया था ना, वो सुन के मैं थोड़ा दंग रह गया। उस बच्चे ने कहा कि सर पहले सेल करो बाद में परचेस करो। पहले सेल करेंगे, पैसा आएगा, उससे परचेस करेंगे। मुझे बड़ी चिंता हो गई देश की, भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। ये बच्चे पहले सेल करना चाहते हैं, बाद में परचेस करना चाहते हैं। ठीक है, खैर तो जोक सपाट। तो हम पहले परचेस करेंगे, बाद में सेल करेंगे। ठीक है, तो चलो परचेस करते हैं। परचेस, तो ये सब बेसिक सेटिंग करना आपको आना चाहिए। हालांकि मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है, आप चेकआउट करिए प्लेलिस्ट के अंदर। फॉन्ट्स एंड नंबर के नाम से एक वीडियो होगा, उसको आप देख सकते हैं। तो सारी सेटिंग कैसे की जाती है वहाँ पे मैंने सब बताया हुआ है। तो परचेज़ करेंगे हम लोग, कुछ आइटम्स ले लेते हैं। चलो आइटम मैंने माउस लिया, मान लीजिए मॉनिटर लिया, चार्जर है, सीडी है, टीवी है, ये सारी चीज़ें। और भी आइटम हो सकते हैं, मैं 5 ही आइटम ले रहा हूँ। और मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 महीने की बात करूँगा। ये 3 महीने में आपने कुछ परचेज़ किया है। और क्या क्या आएगा, टोटल क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया, अमाउंट आ गया। देखिए इसमें क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी में तीनों को सम कर देते हैं। तीनों को सम कर दिया, सम करना जानते हैं आप लोग। ठीक है, रेट आपको अपने मन से देना है। माउस का रेट ये है, मॉनिटर का रेट ये है, चार्जर, सीडी एंड टीवी, कुछ भी ऐसा। और अमाउंट कैसे निकालेंगे, टोटल क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे निकालेंगे।
देखिए ये आपने ऐसे निकाला इस तरह से। अब जो आपने परचेज किया है वो आपको सेल भी करना है, तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करता हूँ इस ब्रश की हेल्प से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये भी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। इतना काम तो आप कर लोगे। अब शुरू होता है मेन काम। तो आपने जनवरी में कितने माउस खरीदे, कितने माउस परचेज किए, आप कहेंगे 21, और मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ 22 की। ये एक्सेप्ट कर रहा है। क्या ये होना चाहिए? जो चीज़ मेरे पास 21 है, जो चीज़ मेरे पास 21 है, मैं कितना सेल कर रहा हूँ 22, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए कि इससे ऊपर की वैल्यू वो ले ही ना, उसके बराबर ले ले या उससे कम ले ले, ज़्यादा ना ले। तो क्या करें, ये एरिया आपने सेलेक्ट किया, डेटा पर आते हैं, डेटा वैलिडेशन। देखो अलाउ में बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, हम सबको डिस्कस करेंगे अभी, बट अभी हमें इस केस में क्या लेना होगा, हमें इस केस में लेना होगा होल नंबर। डेटा में बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इस केस में लेना होगा एक्चुअली अभी लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, हम यही चाहेंगे ना, ये क्वांटिटी उससे कम रहे या बराबर रहे, तो लेस देन इक्वल टू लेते हैं। मैक्सिमम बताना पड़ेगा किससे लेस और किसके इक्वल, आपने कहा इसके, जो पहली वैल्यू है उसकी रेंज लोगे आप, ओके कर देना। क्या हुआ देखो 21 है, आप 21 तो सेल कर सकते हो, उससे कम भी सेल कर सकते हो। 21 है, 22 सेल नहीं कर सकते, समझे बात को? तो मैं इससे कम कर देता हूँ। 25 है, 26 आप नहीं बेच सकते हो, उससे कम या बराबर। तो देखो जब भी ऊपर की वैल्यू आएगी, देखो मैं ऊपर वैल्यू दूंगा तो ये मना कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वैसी बात करेंगे हम फरवरी की। अच्छा आप मुझे बताइए फरवरी के महीने में आपके पास कितनी क्वांटिटी है बेचने के लिए, कितने माउस हैं आपके पास फरवरी बेचने के लिए? आप कहेंगे 52 माउस हैं आपके पास। लेकिन आप ध्यान से देखिए, आपने जनवरी के महीने में कितने माउस परचेज किए 21, और कितने माउस आपने सेल किए 18, तो कितना बच गया 21 माइनस 18, 3 बच गया। तो वो 3 कहाँ जाएगा, अगले महीने में आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी कितना है फरवरी में 52, और 3 पिछला आ गया बचा हुआ, तो 55 हो गया। तो आप मैक्सिमम 55 सेल कर सकते हैं या उससे कम, ज़्यादा नहीं। तो ऐसा क्या कर दिया जाए कि इस महीने का बचा हुआ नेक्स्ट मंथ में आके प्लस हो जाए। तो बड़ा आसान है, एरिया आपने सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे आते हैं, अलाउ में आपको लेना है एक्चुअली यहाँ पर वही क्या लेना है, होल नंबर लेना है, और डेटा में आपको वही चूज करना है लेस देन और इक्वल टू। यहाँ भी वही है कि हम ये चाहेंगे कम रहे या बराबर रहे। अब मैक्सिमम में ध्यान देना आप लोग, तो मैक्सिमम में क्या करेंगे आप, इक्वल टू सम, इन दोनों मंथ्स को सम कर दो, इन 2 महीनों में टोटल आपने इतनी क्वांटिटी परचेज करी, और माइनस कर दो वो जो आप बेच चुके हैं, समझे बात को? तो इन दोनों को प्लस करो, उसमें से माइनस करो और ओके कर दो। आप यहाँ देखो बचा हुआ नेक्स्ट मंथ में आ गया है। तो मैंने आपको बताया था 21 आपने परचेज किया, 18 आपने सेल किया, बचा हुआ यहाँ पे आ गया, यानी कि 55 हो गया ये। तो 55 से मैं सेल कर सकता हूँ, लेकिन 55 से ऊपर दूंगा तो ये एरर शो करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, या उससे कम कितना भी कर सकते हो। 25 आपने परचेज किया है, 21 आपने सेल किया है, 4 बचे हैं, वो 4 नेक्स्ट मंथ में आ गए हैं, तो यहाँ 40 हो गया। तो आप मैक्सिमम 40 सेल कर सकते हो, 41 दोगे तो मना कर देगा, या उससे कम कितना भी। तो जब भी ऊपर की वैल्यू आएगी ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मार्च की बात कर लेते हैं, डेटा वैलिडेशन, अलाउ में क्या लेंगे, होल नंबर, यहाँ पे क्या लेंगे आप, लेस देन इक्वल टू। मैक्सिमम, मैक्सिमम में क्या होगा, इन तीनों को आपने प्लस किया, माइनस इन दोनों को आपने लेस कर दिया, तीनों को प्लस किया, दोनों को लेस किया, ओके करो। बचा हुआ काम, बचा हुआ सामान यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने माउस थे आपके पास, याद कीजिए 55। तो 55 में से कितने सेल कर दिया आपने, 53, यानी 2 बचे। वो 2 कहाँ पहुँच जाएंगे, नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 67 हो गया। 67 तो आप सेल कर सकते हो, लेकिन 68 सेल नहीं कर सकते हो, या उससे कम कितना भी, उससे कम कितना भी। तो जब भी ऊपर की वैल्यू आएगी ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये तो मैं 3 महीने लिए हैं, मान लो 1 मंथ और होता अप्रैल का, अप्रैल में क्या होता, आप 4 महीनों को प्लस करते, 3 को माइनस करते। मई के महीने में क्या होता, 5 महीने प्लस करते, 4 महीने माइनस करते।
मान लो या दिसंबर का महीना होता मान लो, तो क्या करते आप 12 महीने प्लस करते और नीचे 11 महीने माइनस कर देते। समझे बात को? तो ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये मैंने 3 महीने का बनाया है, आप पूरे साल का बना के देखना, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन का मेन काम एक्चुअली यहीं तक था, जो गलत एंट्री होने से रोकता है। आगे देखते हैं क्या है। अब क्या मालूम करना है, टोटल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने सेल करी, इन तीनों को आपने प्लस कर दिया, कितनी क्वांटिटी आपने सेल करी। बहुत बढ़िया। इस तरह से रेट, इस रेट से आपने खरीदा है, इसी रेट से बेचोगे क्या? कमेंट करके बताइए कौन कह रहा है कि इसी रेट से बेच देंगे, या कौन सोचता है कि कम में बेच दें। और बेसी बात है, कुछ प्रॉफिट लेके या कमीशन लेके ही बेचेंगे, क्योंकि जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, जिसने कहा था कि पहले सेल करें बाद में परचेस करें, उसने इस पॉइंट पे आके ये भी कहा था कि पहले कि सस्ता बेच दो, जितने में खरीदा है उससे कम में बेच दो, जल्दी बिक जाएगा सर। तो मुझे और ज़्यादा चिंता हो गई थी उसकी, भाई कैसे काम चलेगा विदेश का। तो आप लोग समझदार हैं, ध्यान से काम करिए। इस रेट का 20% कमीशन मैं निकाल रहा हूँ, जिस रेट से मैंने खरीदा है उस रेट का 20% कमीशन मैं चाहता हूँ। अब कमीशन 20% चाहिए, 40% चाहिए, 50% चाहिए, वो आपकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं 20% में खुश रहता हूँ, तो मैं 20% कमीशन ले रहा हूँ। तो 20% कमीशन मैंने लिया, समझे बात को? तो ये रेट कैसे निकालेंगे, इस रेट में इस कमीशन को ऐड कर देंगे, कमीशन को ऐड कर दिया। देखो जरा, तो जो चीज़ आपने 450 में खरीदी है वो आप बेचेंगे 540 में, क्योंकि इसमें 20% कमीशन एडेड है। ड्रैग करो, हर एक आइटम का सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इसमें कमीशन जुड़ा हुआ है ये। ओके, अब बात करेंगे अमाउंट की। अमाउंट कैसे निकालोगे आप? बड़ा आसान है, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके सामने क्या आ गया, अमाउंट आ गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता है बचा हुआ सामान। तो आपने 3 महीनों में कितने माउस परचेज किए? 138। और कितने माउस आपने सेल कर दिए? 134। तो कितना बच गया? 138 माइनस 134, देखो इतना बच गया। बचे हुए सामान को क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। एक और देख लेते हैं, क्लोजिंग अमाउंट होता है। क्लोजिंग अमाउंट का मतलब हुआ है कि जो सामान बचा हुआ है वो कितने पैसे का है। जैसे आपके पास 4 माउस बचे हुए हैं, एक माउस कितने का है, इस रेट को मानेंगे हम, एक माउस कितने का है, 450 रुपये का है। तो 4 माउस कितने के हो गए, इस क्लोजिंग स्टॉक को इस परचेज के रेट से मल्टीप्लाई कर दो। 4 माउस कितने के हो गए, ड्रैग कर दो नीचे। देख पा रहे हैं आप लोग कि हमने कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना बच गया, कितने पैसे का बच गया, सब आपके सामने है। ठीक है, ध्यान रहे क्लोजिंग स्टॉक कभी भी आपका माइनस में नहीं आना चाहिए। ये मैक्सिमम 0 हो सकता है, माइनस में कभी नहीं होना चाहिए। इसका माइनस में आने का मतलब होता है कि जितना हमने परचेस नहीं किया है उससे ज़्यादा सेल कर दिया है, जो कि सरासर गलत है। इसलिए आपने यहाँ पर यूज किया है डेटा वैलिडेशन का। गलत एंट्री होगी नहीं तो वो नेगेटिव आएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे आपको, एक सिंपल एग्जांपल दिया था डेटा वैलिडेशन का। ठीक है, जिसको हम पार्ट 1 कहते हैं अपनी ऑफलाइन क्लास के अंदर। अब मैं आता हूँ शीट 2 पर, जिसका मैंने नाम दिया है डेटा वैलिडेशन पार्ट 2, क्योंकि मुझे आपको भी और एग्जांपल देने हैं। ठीक है, ये बड़ा ही क्लासिकल एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जो हम सिखाते हैं अपनी ऑफलाइन क्लास में। तो आप भी घर बैठ कर इसको ट्राई करिए। हो सके आप जब वीडियो देख रहे होते हैं तो सिस्टम पे बैठा करें तो और बेटर रहेगा आपके लिए। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। देखो इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं। अभी हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया है, हमने सिर्फ डिस्कस किया है होल नंबर को। इन सब को भी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे कुछ मैं डेटा फीड कर लूँ यहाँ पर, तब मैं आपको बताता हूँ। एक नेम की लिस्ट चलो मैं यहाँ पर फीड कर लेता हूँ। ये कुछ लोगों के नेम हैं। ये मान लो कुछ कोर्सेस हैं। अब देखिए, ये कुछ लोगों के नेम हैं और ये कुछ कोर्सेस हैं। अब मैंने क्यों लिख लिए हैं देखते हैं। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पे नेम की एंट्री पास करना है, मुझे यहाँ नेम की एंट्री पास करना है। मैं चाहता हूँ जब मैं नेम की एंट्री पास करूँ, मान लो इतने एरिया में, तो जो नेम इस लिस्ट में है उन्हीं नामों को एक्सेप्ट करे और किसी को गलती से भी ना दे दे।
तो इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया मान लो। क्या करेंगे हम, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। अलाउ में अभी तक हमने किस पे काम किया था, लास्ट वाले एग्जाम्पल में हमने काम किया था होल नंबर पे। अब क्योंकि नया काम है, नया केस है, हमें यहाँ पे लेना होगा लिस्ट, हमें लिस्ट लेना होगा। ठीक है, सोर्स कौन सी लिस्ट, मैंने कहा ये वाली लिस्ट, तो आपने इसकी रेंज ले ली, ओके कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसा कुछ आ गया आपके पास। अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये शो करेगा, देखो यहाँ पर ये शो करेगा कि इस लिस्ट में क्या क्या है, कितने लोगों के नाम हैं, और ये लिस्ट कहाँ तक एप्लीकेबल है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक सिलेक्ट है आपका। देखो ज़रा, मैं नाम देता हूँ, नाम दिया मैंने मान लो रमन, रमन देखो इस लिस्ट में है तो ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। नाम दिया मान लो मैंने यहाँ पर पीयूष, पीयूष उस लिस्ट में है तो आ जाएगा। नाम दिया मैंने मान लो नितिन, नितिन भी इस लिस्ट में है, देखो एक्सेप्ट हो गया वो आपका। नाम दिया मान लो मैंने समीर, समीर लिस्ट में नहीं है तो देखो मना करेगा। ठीक है, तो गलत एंट्री नहीं हो सकती है, जो नेम इस लिस्ट में है उन्हीं नामों को एक्सेप्ट करेगा, गलत एंट्री नहीं होगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इसका। कोई मान लो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनके पास ये सारे कोर्सेज हैं कराने के लिए। उन लोगों ने क्या किया, एडमिशन के टाइम पर एक लिस्ट लगा दी कि जिस कोर्स में एडमिशन लेना है लिस्ट में से चूज़ कर लीजिए, गलती से भी गलत एडमिशन ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ भी वही करेंगे, एरिया आपने सेलेक्ट किया, अलाउ में जाना, क्या लोगे यहाँ पर आप, लिस्ट लोगे। सोर्स में क्या करना होगा आपको, ये रेंज ले लिया आपने और ओके कर दिया। यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से, कोई आया सर मुझे आपके यहाँ से बीएससी करनी है, हो जाएगी, हो जाएगी। आप एमबीए करना है, हो जाएगा। बीसीए करना है, हो जाएगा। सर बीएड करना है, बीएड नहीं होगा। बीटेक करना है, बीटेक नहीं होगा। एमएससी करनी है, एमएससी हो जाएगी। तो गलत एंट्री हो ही नहीं सकती है क्योंकि यह सब कुछ लिस्टेड है, सब कुछ वैलिडेटेड है। आगे बढ़ते हैं इसमें। लिस्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मैं भी डेसिमल पे आऊँगा बाद में, अभी आऊँगा मैं इस पर। देखिए आप लोग, लिस्ट मैंने करा दिया है, मैं डेट की बात कर रहा हूँ। डेट के बहुत सारे काम हो सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको सबमिट करने की डेट है मान लो आपकी, मान लेते हैं 1 जनवरी से 31 जनवरी। ठीक है, यानी पूरा मंथ आप एडमिशन ले सकते हैं, अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। 1 तारीख से पहले आओगे या 31 के बाद आओगे, फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। देखते हैं कैसे होगा ये। तो आप आइए डेटा वैलिडेशन पे, अलाउ में क्या करेंगे आप, डेट लोगे। डेटा में बहुत सारे ऑप्शन है, बट हमें इस केस में अभी लेना होगा बिटवीन, क्योंकि हम 2 डेट्स के बीच की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है, स्टार्ट डेट, और सेकंड क्या है, एंड डेट। स्टार्ट डेट क्या है 1 जनवरी, तो मैंने कहा 1 जनवरी 2026, और लास्ट डेट क्या है, मैंने कहा 31 जनवरी 2026। तो ये आपने सेट कर दिया। अब कोई मान लो कैंडिडेट आया, सर मैं आ रहा हूँ 10 जनवरी को, क्या मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, हो जाएगा। कोई आया 20 जनवरी को, हो जाएगा। कोई 31 को आया, 31 को आया, स्टिल हो जाएगा। कोई मान लो ऐसा है, वो आया 1 फरवरी को, उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा क्योंकि वो डेट निकलने के बाद आया है। डेट से पहले आओगे तब भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो जो डेट मेंशन की गई उसमें आओ, आगे पीछे आओगे तो फॉर्म सबमिट आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका डेट का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। डेट के बाद नेक्स्ट आपका क्या है, टाइम। टाइम के बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे मान लो आप ऑफिस के बॉस हो, या मान लो आप सीनियर हो, और आप चाहते हैं कि मेरे सारे एम्प्लॉयज़ या मेरे जो सारे वर्कर्स हैं टाइम पर आएँ और टाइम पर जाएं। मान लो आने की टाइमिंग है सुबह 9 बजे की, तो आप क्या चाहोगे, लोग 9 बजे आ जाएं या 9 से पहले आ जाएं, ये चाहोगे आप। ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि 9 के बाद आएँ, 9:15 बजे आएँ, 9:30 बजे आएँ, नहीं, लेट नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि जो 9 के बाद आएगा उसकी एंट्री नहीं होगी, 9 बजे जो आएगा उसकी एंट्री हो जाएगी, 9 से पहले आएगा उसकी एंट्री हो जाएगी। तो क्या करें, एरिया आपने सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे आना, देखो आप यहाँ पर अलाउ में क्या लेंगे आप, टाइम। डेटा में कई सारे ऑप्शन है, हमें यहाँ पे लेना होगा इस केस में लेस देन और इक्वल टू। एंड टाइम किससे लेस देन इक्वल टू, मैंने कहा 9 स्पेस देना देन AM लिखना। देखो स्पेस देना जरूरी है, स्पेस नहीं दोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। ओके करो। देखो अब कोई कैंडिडेट है वो 5 मिनट पहले आ गया, 8:55 पे आ गया, चलेगा। कोई ऐसा है वो 9 बजे आता है, चलेगा। कोई ऐसा है वो 9:01 पे आया, बिल्कुल नहीं चलेगा।
यानी वो 9 बजे के बाद आ रहा है, नहीं चलेगा। जो 9 के बाद आएगा उसकी एंट्री होगी ही नहीं। टाइम आउट, जाने का टाइम, मान लो छुट्टी होती है शाम को 6 बजे, क्या चाहेंगे आप कि मेरा एम्प्लॉय 6 बजे जाए या 6 के बाद जाए? ये चाहोगे? ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि 5 मिनट पहले निकलना शुरू हो जाए, है ना? तो क्या करें कि गलत टाइम पे एग्जिट ना हो। इसी पे आते हैं, अलाउ में क्या लेंगे आप? टाइम को ही लेना, और अब की बार यहाँ पे लेना ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। स्टार्ट टाइम किससे ग्रेटर देन इक्वल टू? आपने कहा 6 PM, 6 बजे आओ, 6 बजे जाओ या 6 के बाद जाओ। अब कोई कैंडिडेट है वो जा रहा है 6:10 पे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा है टाइम पे आता हूँ टाइम पे जाता हूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा है जो चाह रहा है कि मैं 1 मिनट पहले निकल जाऊँ, एग्जिट नहीं होगा। देख पा रहे हैं आप, जब तक 6 बजेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। तो आप जल्दी लेट आ नहीं सकते हो और जल्दी जा नहीं सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं टाइम के बेसिस पे, आप जरूर उसको एक्सप्लोर करिए। कोई दिक्कत आए मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टेक्स्ट लेंथ। कुछ चीज़ों की लेंथ जनरली फिक्स रहती है, जैसे आधार नंबर है, पैन नंबर है, वोटर ID कार्ड नंबर है, आपका GST नंबर है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। मैं मोबाइल नंबर की बात करता हूँ, जैसे मोबाइल नंबर में जनरली आपके 10 डिजिट्स होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जल्दबाजी में, आप मान लो एंट्री पास कर रहे हैं, जल्दबाजी में 10 डिजिट हुए भी नहीं, आपने एंटर प्रेस कर दिया, या और जल्दबाजी थी आपको, जल्दी थी आपको, तो आपने 10 से भी ज़्यादा कर दिए, ये भी एक्सेप्ट हो गया। और दोनों ही गलत हैं, वो 10 से कम है और ये 10 से ज़्यादा है डिजिट्स के मामले में, नंबर ऑफ डिजिट्स के मामले में। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए कि 10 डिजिट होने पर ही एंट्री एक्सेप्ट हो, 10 से कम है तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, 10 से ज़्यादा है तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या करेंगे आप, एरिया सेलेक्ट करिए, वैलिडेशन पे आइए, यहाँ पे लेना आप एक्चुअली टेक्स्ट लेंथ। कई सारे ऑप्शन है, हमें यहाँ पे लेना होगा इक्वल टू डेटा के अंदर, और लेंथ क्या देंगे, लेंथ मैंने कहा 10। तो इसकी जो लेंथ है टेक्स्ट की वो 10 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब कोई कैंडिडेट आया, सर मेरा नंबर ले लो, बिल्कुल सही है, मेरा नंबर ले लो, बिल्कुल सही है, इसका नंबर दे रहे हैं, पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है। तो जब तक आप 10 डिजिट पूरे नहीं करोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब मान लो अगर ये मोबाइल नंबर की जगह आधार नंबर होता तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, तो मैं इक्वल टू में क्या लेता। अगर ये मोबाइल नंबर की जगह आधार नंबर होता मैं वही लेता, टेक्स्ट लेंथ तो करता ही करता, इक्वल टू करता ही करता, लेंथ में क्या लेता, बताइए मुझे कमेंट करके, देखते हैं आप कितना जानते हैं आधार नंबर के बारे में। दूसरा मुझे ये भी बता देना, अगर ये आधार नंबर की जगह GST नंबर होता तो टेक्स्ट की लेंथ क्या रहती, ठीक है। क्योंकि ये सारी बातें बताऊंगा मैं आपको जब मैं आपको टैली की जब सीरीज चालू करूंगा, GST का टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो GST नंबर की कंपोजिशन क्या होती है, वो कैसे बनता है, सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अभी हमारे प्रेजेंट केस में मोबाइल नंबर की जो लेंथ है वो 10 होनी चाहिए थी। तो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, जैसे मान के चलो आर्मी है, पुलिस है, या कोई भी ऐसी जॉब है जहाँ पर वेट की लिमिट है। मान लो मैंने एग्जांपल दिया कि आपका जो वेट है वो 50 से 70 के बीच में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आपका वजन 50 से कम ना हो और 70 से ऊपर ना हो तो आप एलिजिबल हैं। तो क्या करें, एरिया आपने सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे आना, यहाँ पे लेना होल नंबर, यहाँ पे लेना इक्वल टू, और यहाँ पे लेना यहाँ लेना बिटवीन, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लेना बिटवीन, ठीक है। 2 नंबर्स के बीच की बात हो रही है। तो मिनिमम कितना वेट चाहिए 50 और मैक्सिमम कितना चाहिए 70 चाहिए। ओके करो, देखो जरा यहाँ पर 50 है, 55 चलेगा, 65 चलेगा, 50 चलेगा, 70 चलेगा, 49 नहीं चलेगा, 71 नहीं चलेगा, 62 चल गया, 63 चल गया, 62.5 नहीं चल रहा। रीजन क्या है, आप सोच सकते हैं रीजन क्या है। मैंने दिया 62.5, ये तो इस रेंज में आ रहा है, स्टिल ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि डेसिमल में आ गया, और हमने यहाँ पर क्या लिया था, हमने यहाँ पर होल नंबर लिया था। तो इस केस के लिए हमें होल नंबर की बजाय डेसिमल लेना चाहिए था, बाकी वही रहेगा, डेटा में बिटवीन आएगा, वैल्यू वही रहेगी। अब बिटवीन डेसिमल लेने से क्या हुआ, होल नंबर तो ले ही लेगा, देखो डेसिमल भी एक्सेप्ट कर लेगा। ये देख पा रहे हैं आप, इस तरह से जो इस तरह की एंट्री होती हैं, हाइट है, वेट है, यहाँ पर डेसिमल में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हाइट है, वेट है, या और भी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ डेसिमल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं,
वहाँ हमको होल नंबर की बजाय डेसिमल चूज करना चाहिए। समझे बात को आप? तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके जहाँ हम यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन का, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और भी है, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वेल एंड गुड, यहाँ तक आ गए हैं, तो एक चीज़ में ये भी है कि एक ऑप्शन और दे रखा है आपको कस्टम का। जरा कस्टम को समझ लेते हैं। कस्टम एक्चुअली फॉर्मूला बेस्ड ये टॉपिक है, मतलब ऑप्शन ये वाला। कस्टम में हम क्या बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल मैं चलो आपको दे देता हूँ, चलो इसी सीट में कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मान लो आपने दे दिया किसी चीज़ का, ये सब कॉस्ट प्राइसेस हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस हो सकता है। और यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस की एंट्री करेंगे। देखो जनरली क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, तभी प्रॉफिट होगा ना आपका। तो हम चाहते हैं यहाँ गलती से भी हमें लॉस ना हो जाए, यानी गलती से भी सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस से कम ना हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा करना होगा कि जब भी हम कॉस्ट प्राइस से कम वैल्यू देंगे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बराबर दे दो या ज़्यादा दे दो। तो क्या करेंगे, एरिया आपने सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे आते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे आप करोगे कस्टम, ठीक है। फॉर्मूला में क्या कर देंगे, फॉर्मूला में ये कर देंगे कि हमें ये जो कॉस्ट प्राइस है हमेशा कम होना चाहिए, किससे, सेलिंग प्राइस से। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम, इक्वल टू लगाओ, ये जो सेलिंग प्राइस है हमेशा ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, ये भी कर सकते हैं, दोनों वैलिड है। ओके कर दो, ओके कर दिया आपने। अब ध्यान से देखो, कोई चीज़ आपने 1500 रुपये में खरीदी है, मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ मान लो 1400 रुपये में, तो मना कर देगा, 1500 भी नहीं लेगा, 1500 से ऊपर दो, मान लो चलो 1501 कर दिया, ले लेगा। 2000 में खरीदा है, 2000 से ऊपर में ही बेचना है आपको। देख रहे हैं आप, गलती से भी गलत एंट्री अब नहीं होगी। जहाँ भी आप गलत करो, मान लो 3500 रुपये का सामान है, आपने कहा मैं इसको तो आपको 3000 में दे दूंगा, लेगा ही नहीं वो, 3500 से ज़्यादा में बेचो। समझे बात को? तो हम ऐसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन का, ठीक है। कस्टमाइज तरीके से किसी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। देखो, तो ये सारे एग्जाम्पल थे आपके डेटा वैलिडेशन के, जो गलत एंट्री होने से रोकते हैं। जो एंट्री वैलिड है, जेन्युइन है, वही एंट्री पास होगी, गलत एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। तो इसी तरह की वीडियो आपको और आगे भी देखना है, इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेज आपकी बढ़ती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ नया सीखना चाहते हैं जरूर कमेंट करिए, मैं जरूर नया वीडियो लेके आऊँगा इस टॉपिक के ऊपर। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कुछ नया सीखते रहिए, ठीक है। ओके दोस्त, मिलते हैं आपसे।